पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपको KEQ के बारे में इंट्यूशन देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से वो जो प्रेजेंटेशन थी, वो वीडियो जो थी, वो कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं थी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ गैर वाज़ेह रह गई थी। तो अब मैं रियल प्रॉब्लम, रियल इक्वेशन के साथ ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कंसंट्रेशन और प्रोबेबिलिटी आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। तो यहाँ मैंने हेबर प्रोसेस की एग्जांपल ली है ABC की जगह पर हेबर प्रोसेस की, जिसके ज़रिए कि अमोनिया बनती है और अमोनिया टूट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तब्दील होती है। और आपको पता होगा कि अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र भी है, जिसके ज़रिए हम इसको ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये हमारी इसका मौजू भी नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन जो है, ये इक्विलिब्रियम में है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, उतना ही रेट के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ की कंसंट्रेशंस एक जैसी नहीं है, बल्कि खासी मुख्तलिफ हैं। ये बात याद में रहे कि जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, तो इसके हमारा मतलब ये होता है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस भी बराबर हों। तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि मैं किस तरह से इसको, मैं समझ लीजिए एक छोटे से वॉल्यूम में मैं ये रिएक्शन जो कि हेबर प्रोसेस है, ये मैं करवाना चाह रहा हूं, और इसको मैं रैंडमली कोई भी नाम दे देता हूं, जिसको फर्क कर लिया, इसको DV कह दिया। और मेरे ध्यान में ये बात जो कुछ इस तरह से आ रही है, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, वो ये है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है इस वॉल्यूम के अंदर, हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, और सारी कंडीशंस हमने इसको प्रोवाइड कर दी हैं। और ये हमने एक बहुत छोटा सा बॉक्स लिया है इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर, इस छोटे से हिस्से के अंदर किस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो कि इस बॉक्स के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन होने की होगी, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और 3 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के आपस में रिएक्ट करेंगे, तो और बनाएंगे क्या? बनाएंगे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स, जी, अमोनिया NH3, इसके 2 मॉलिक्यूल इन दी बॉक्स, यानी इस छोटे से बॉक्स जिसको मैंने DV का नाम दिया है, इसके अंदर ये सारा रिएक्शन होने के चांसेस क्या हैं। तो इसी तरह से जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये होगी कि ये नंबर 1 इस बॉक्स के अंदर रिएक्ट करें, यानी ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में मिलकर अमोनिया बनाने का, ये जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो इस बॉक्स के अंदर हो, यानी कि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन, काइनेटिक एनर्जी की, कंसंट्रेशंस की और दूसरी जितनी भी हमारी कंडीशन है उसमें इस बॉक्स के अंदर रहते हुए पूरी हो रही हो, ताकि रिएक्शन हो इस DV के अंदर, टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी के ये सब चीजें उस बॉक्स के अंदर हों, यानी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये इनको मैं कांस्टेंट करार दे रहा हूं, वो इस बॉक्स के अंदर हो। और आपको पता होगा कि ये 300 डिग्री सेल्सियस पर हेबर प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है, अमल में आता है। तो ये मेरा टेम्परेचर है, और ये जो बाकी सारी कंडीशन जो कि रिएक्ट इन द बॉक्स है, ये एक तरह से इनको यूँ समझिए कि मुस्तकिल नौइयत की चीज़ें, या यूँ कहिए कि कांस्टेंट हैं, और जो कि इन बॉक्स के अंदर ये कंडीशन मीट होंगी तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि ये उस बॉक्स के अंदर हो। तो मैं इसको एक कांस्टेंट कर देता हूँ, रिएक्ट इन द बॉक्स को, ये कांस्टेंट PR, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी का कांस्टेंट। अब चाहे इसको आप कोई और नाम दे लीजिए, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए इसको ये नाम दे रहा हूँ। जबकि ये जो प्रोबेबिलिटी है जो कि उनके इस बॉक्स के या DV के अंदर होने की है, कि जिसमें नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ये सब मौजूद हों, वो इसमें डील करेंगे। तो ये KPR, चलिए मैं इसको K रिएक्ट कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी कि रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बजाते खुद एक कांस्टेंट है, टाइम्स प्रोबेबिलिटी इस DV, ये जो बॉक्स मैंने ऊपर बनाया है छोटा सा, इस बॉक्स के अंदर होने की, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हों। ये 3 मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, मैं 3 मॉलिक्यूल्स कह रहा हूं बार बार, एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं होगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स DV के अंदर हुए हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल हुआ नाइट्रोजन का,
कि ये यहाँ होंगे और ये वाकई रिएक्ट करेंगे। तो अब सवाल ये कि डीवी कितना मैं ले सकता हूं। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अमोनिया का जो एक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर के 10वें हिस्से यानी 1/10 ऑफ अ नैनोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 1 नैनोमीटर हो तो मैं इसमें 10 नैनोमीटर हो तो मैं इसमें बड़े आराम से 100 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के रख सकता हूं, सिर्फ एक हाइट में, एक लकीर के शिखर में, और इसमें तो हजारों आ जाएंगे। और तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो डीवी है इसको मैंने अपनी आसानी के लिए 0.5 नैनोमीटर यानी आधा नैनोमीटर ले लिया। यानी कि ये एक जो पूरा बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स जो है, ये 0.5 नैनोमीटर लंबा, 0.5 नैनोमीटर चौड़ा और 0.5 नैनोमीटर ऊंचा है। तो डीवी इस केस में क्या हुआ, मेरे पास 0.5 टाइम्स 10⁻⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका क्यूब, क्योंकि ये मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, तो ये रेज़ टू द पावर 3, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू 0.5 0.125। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके चेक कर लूं, 0.5 इंटू क्यूब, ये जी हाँ, ये यही है, इसका 0.5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ का मतलब ये हुआ, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -27 मीटर्स क्यूब हो जाएगा। ये आप अंदाजा लगाइए कि कितना छोटा सा वॉल्यूम है जिस पर मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, जो इस बॉक्स का है, जिसमें कि हम कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं और इस प्रोबेबिलिटी की पूरी इस बॉक्स में बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करें, किस बात पर डिपेंड करेगी कि वो 3 हाइड्रोजन हो, यानी कि एक हाइड्रोजन की मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की और तीसरे की आपस में यहां मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जी हाँ, नाइट्रोजन ही से रिएक्ट करके ये अमोनिया बनाएंगे, तो लिहाजा इस बात पे डिपेंड करेंगे। तो मैंने इसको रेड कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े से रेडिश में दिए थे, और ये इसको मैंने डार्क ब्लू कर दिया है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है, इनका इक्विलिब्रियम में ये इस तरह का होगा जैसे कि ऊपर इक्वेशन में था। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमने ऊपर देख लिया। हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो है 2 मोलर, यानी कि इसकी मोलैरिटी जो 2 है, यानी कि 2 मोल्स पर लीटर। तो 2 मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर। आपको याद होगा मोल एक नंबर है, बस इसको लीटर बजाते खुद एक वॉल्यूम की मेजरमेंट का पैमाना है, और जो बजाते खुद इसको हम मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा होता है, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो पर लीटर का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 2.6 इंटू 10⁻23 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर से, जो कि लीटर है इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर, क्योंकि ऊपर मैंने सब कुछ क्यूबिक मीटर में किया है, तो वॉल्यूम को भी मैं क्यूबिक मीटर में ले आया। उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास इसकी मोलैरिटी है, टाइम्स 0.125, ये 3⁻⁻27 क्यूबिक मीटर, डिवाइडेड बाय डीवी, यानी कि डीवी में होने का इनका जो चांस या इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने डिवाइड कर लिया। तो अब मैं कुछ और मैथ इसमें करूंगा और अब कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट करूंगा। तो ये देखिए मीटर क्यूब और मीटर क्यूब जो है, आप देख सकते हैं कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर जब मैं 2 इंटू 6 12 इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेरे पास आएगी पर डीवी, तो वो कितनी आएगी, वो मेरे पास आएगी, सॉरी मैं बाहर चला गया। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डीवी ये आएगी 12 2 6 12 रेज़ टू द पावर 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 इंटू 10⁻⁻27 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻ ये लीटर का। अब जब मैं इसको मैथ को आगे बढ़ाऊंगा तो आपको मालूम होगा कि डिनोमिनेटर में -3 जो है ये कैंसिल होके इसको
इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये -27 की जगह -24 रह जाएगा। ये मैंने लिखा इसको 24 है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि ये दरअसल -24 है। और 12 × 1.5 ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 × 10⁻, अब ये -24 23, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, सही। और मैंने इसको सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को इसको डिवाइड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स मैंने dV बनाया था, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, जो मतलूबा कंसंट्रेशन है, वो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, वो है 0.15 मॉलिक्यूल्स। याद रहे, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, मोल्स की अब मैं बात नहीं कर रहा, और इसी वजह से मैंने मोल को मॉलिक्यूल के नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो 0.15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर dV, ये मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मालूम किया है, लेकिन अभी 2 और बाकी हैं। जाहिर है कि उनकी प्रोबेबिलिटी भी, या उनके इस बॉक्स में dV में होने का चांस भी 0.15 ही होगा। तो जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो ये 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 और मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के इस dV बॉक्स में मिलने की प्रोबेबिलिटीज हो गई मेरे पास, सही। तो इसी तरह मैं ये हाइड्रोजन की आप देख सकते हैं, सबका सब वही का वही है, सबका सब उसी तरह से चल रहा है। ये हाइड्रोजन की जो प्रोबेबिलिटी है, ये कंसंट्रेशन जो है, ये होगी हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टाइम्स, और क्योंकि मुझे स्केलिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी, स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट, तो कोई ना कोई कांस्टेंट मुझे लाजमन लाना पड़ेगा, स्केलिंग कांस्टेंट, जिसको मैं के स्केलिंग फॉर हाइड्रोजन लिख सकता हूं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि स्केलिंग कांस्टेंट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये हुआ कि पहले हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन टाइम्स स्केलिंग कांस्टेंट, दूसरे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन टाइम्स स्केलिंग कांस्टेंट, और तीसरे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन टाइम्स स्केलिंग कांस्टेंट। और बिल्कुल यही सारा का सारा अमल मैं आपको दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यही सब कुछ जो है वो नाइट्रोजन के लिए होगा, जो कि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर और कम है, और ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 0.075 होगा। तो ये n टाइम्स एक और स्केलिंग कांस्टेंट आ गया, ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन। तो अब हमारा जो असल जो प्रॉब्लम जो हमने, जिस पर हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि जिसमें इस बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मेरा यह दावा है कि ये सब का सब इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इन सब चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के बारे में, यानी कि H2K3 H2KS KS और KS, ये स्केलिंग कांस्टेंट, KS का मतलब स्केलिंग कांस्टेंट है, और टाइम्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टाइम्स स्केलिंग कांस्टेंट। तो अब ये जो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3-4 कांस्टेंट्स इकट्ठे हो गए, तो मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके मैं एक सिंगल कांस्टेंट बना रहा हूं। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन की, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द बॉक्स, इस dV बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, KF यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि वहां पर हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी मालूम करने की, और टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसका सिर्फ एक ही मेरे पास मोल है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैं ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, मैं सिर्फ वक्त बचाने के लिए सारा प्रोसेस नहीं दोहरा रहा, तो ये के रिवर्स यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसके बराबर होगी। याद रखिए, बात सबके सब वही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ा है, हम फॉरवर्ड से रिवर्स डायरेक्शन की तरफ आ गए, बाकी सारी की सारी चीजें सब कुछ वही रहेगा। और ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 2 है अमोनिया का इस इक्वेशन में, तो ये इसको हम रेज़ टू द पावर 2 कर देंगे, और Kr जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होगा। अब क्योंकि ये एक, मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये सारे का सारा जो है ये एक दूसरे में आपस के बराबर होगा। चलिए मैं इसको कॉपी करके इसके बराबर में ही पेस्ट कर लेता हूं, ये गया। और अब क्योंकि ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं,
मैं इनको दोनों तरफ से एक चीज़ से डिवाइड करके मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे कि मैंने इसको इससे डिवाइड किया और मैंने इसको इससे डिवाइड किया, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या क्रॉस डिवाइड कर दिया। तो के एफ डिवाइडेड बाय के आर, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो आपस का जो कॉन्स्टेंट्स का रेशियो है वो होगा अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रेज टू द पावर 2 और N2, क्योंकि वो एक ही है। तो ये के, इसको मैंने कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बना दिया और ये एग्जैक्टली वही कांस्टेंट है जो हम पिछली वीडियो में मालूम कर चुके हैं। और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किसी छोटे वॉल्यूम में किस तरह से हमने प्रोबेबिलिटीज पर इन्हिसार